नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी बड़े टाइम के बाद डॉक्टर कमर चीमा ने जॉइन किया है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया और सबसे पहले आपको मुबारक हो, आपके 1 लाख सब्सक्राइबर आपके चैनल पे हो गए। कल मैं भूल गई थी आपसे कहना और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी जो हैं वो भी इसी तरह से अपना चैनल लेके आगे बढ़ते हैं। सर सबसे पहले ये मुझे बताइए कि जो डीजीआईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और डीजीआईएसपीआर की, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ज़रूरत पड़ गई इन दोनों को कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी सफाइयाँ दें? सबसे पहले तो मैडम बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कांग्रेचुलेटिंग एज़ वेल। देखें ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको 2 हिस्सों में तक़सीम कर लें। एक एक बहुत बड़ा तबका विदिन द आर्म्ड फोर्सेस आई थिंक एंड आउटसाइड भी ये कह रहा है कि इनको नहीं करनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक कह रहा है कि नहीं करनी चाहिए थी। जो कह रहा है क्यों करनी चाहिए थी उसकी एक वजह है, अगर आप उनसे चेक भी करें तो। वो ये है कि जब अरशद शरीफ जो जर्नलिस्ट है जब वो उनकी शहादत हुई, तो उसके बाद इमरान खान ने जो प्रोपेगेंडा किया, उस प्रोपेगेंडा में उसने ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि ये आईएसआई या रोग एलिमेंट्स या विद इन द आर्म्ड फोर्सेस किसी का काम है। सो अब देखिए, जो फ़ौज होती है, किसी मुल्क की भी फ़ौज, वो बगैर अवाम की सपोर्ट के काम नहीं कर सकती। फ़ौज तो तभी है कि अवाम साथ हो। सो इमरान खान ने पिछले अप्रैल से लेके जब से उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, पहले उन्होंने जनरल बाजवा को क्या-क्या नहीं कहा। गालियाँ, फ़ौज को बुरा भला, मेरी मदद करो, मेरे साथ खड़े हो, तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, न्यूट्रल, जानवर, ये, वो, हर चीज़, ठीक है? यानी कि जो उन्होंने कहा रात को मुलाकातें करते थे और दिन को गालियाँ देते थे। मतलब इस तरह का करैक्टर है। अब 5-6 महीने से वो क्या कर रहे थे, फ़ौज को डिस्क्रेडिट कर रहे थे। वो चाहते थे कि फ़ौज का इमेज जो है ना मैं और उनको ये पता चला कि मज़हब कार्ड, एंटी अमेरिका, एंटी वेस्ट, इस्लामोफ़ोबिया, अच्छा इस सारे प्रोसेस में एंटी इंडिया नहीं रहे वो, ठीक है? इस सारे प्रोसेस में इंडियन फ़ॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ें करते रहे, ठीक है? जो कि नॉर्मली वो करते थे। जब हुकूमत में थे तो एंटी इंडिया थे और बाकी हर तरफ अच्छा चल रहा था। हुकूमत में आए तो प्रो इंडिया स्टेटमेंट्स और बाकी जो है वो सब। सो डीजीआईएसआई को जो आना पड़ा दैट वाज़ बिकॉज़ कि वो अदारे को हर रोज़ एक जैसे उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी, ये डाले आ गए हैं, ये हमें उठा के ले जाएँगे, ये वीगो काले वीगो ट्रेंड चलने शुरू हो गए। तो इमरान खान ने बेसिकली आईएसआई को और एस्टैब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा बैक फुट पे कर दिया था। तो वो सामने आके ये बात करना, ये बताना कि भाई फैक्ट्स क्या हैं। अब अगर आपको याद हो कि डीजीआईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 रात पहले फैसल वावडा ने कहा और उसने कहा कि ये एक प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ठीक है? उस वक़्त तक कोई डिटेल्स नहीं आई थी, ठीक है जी? उसने कहा ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये मर्डर है और उसने ये भी कहा कि मैं ये जो लॉन्ग मार्च है इसमें खून, लाशें और ये सब कुछ देख रहा हूँ। इस बात के ऊपर इमरान खान ने उनको पार्टी से भी निकाल दिया। अब जो डी फैसल वाडा ने बात की, वही डीजीआईएसआई ने बात की। और वही बातें आज भी प्रूफ हो रही हैं, जो कल रात कामरान शाहिद ने इंटरव्यू किया और उसने कहा कि भई बेसिकली तो उनको गोलियाँ मार के तशद्दुद करके उस सीट पे बिठाया गया और बड़े श नज़दीक से जो है वो उनको गोली मारी गई। और पुलिस ने मिस्टेकन आइडेंटिटी की बात की, ये राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर ने भी बात की। सो इट मीन्स कि वो ताने-बाने जोड़ रहे हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें वो बेसिकली फ़ौज पे डालना चाह रहे थे, आईएसआई पे डालना चाह रहे थे। तो द डीजीआईएसआई फेल्ट इट नेसेसरी। अच्छा वो डीजीआईएसआई जो अपनी तस्वीर भी नहीं खिंचवाता, जो कभी किसी टीवी पे अगर कहीं पे वीडियो बने वहाँ पे भी नहीं आता, उसको आना पड़ा। द रीज़न बिहाइंड इज़ के इमरान खान साहब जो कि कभी एस्टैब्लिशमेंट के लाडले हुआ करते थे, उनको ये लगा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को गालियाँ दूँगा, मैं आईएसआई को गाला बुरा-भला कहूँगा, तो लोग मेरे साथ हो जाएँगे। और पाकिस्तान में देखें हिस्टोरिकली जो भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलता है वो पॉपुलर होता है। जो एस्टैब्लिशमेंट के हक में बोलता है लोग कहते हैं लो जी ये तो वो है। तो अब जैसे इमरान खान जो थे जब अब हुकूमत में थे तो एस्टैब्लिशमेंट के हक में बोलते थे तो लोग गालियाँ देते थे और नवाज शरीफ खिलाफ बोलते थे तो वो पॉपुलर थे। आज इमरान खान खिलाफ बोलते हैं वो पॉपुलर है, नवाज शरीफ हक में बोलते हैं वो अनपॉपुलर हो गए हैं। तो ये हैं वो चीज़ें जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट में डीजीआईएसआई को सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं आया बिकॉज़ हमारे अदारे को एक सियासी
जो सियासतदान है डिस्क्रेडिट कर रहा है। और जाहिर बात है उसका, और उसने जो डीजीआई ने बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा जब झूठ इतना फरावानी से और कॉन्टिन्यूसली बोला जाए, ठीक है, तो सच की जो लंबी खामोशी है वो ठीक नहीं है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा ही सारा टाइम पड़ा है, कोई जो है ना अच्छे काम कर रही होती है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि मुल्क की कोई भी खुफिया एजेंसी है, किसी मुल्क की भी हो, बेसिकली वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के स्पेक्ट्रम में लगे होते हैं। ये कोई नहीं होता कि कोई अपने मुल्क के खिलाफ जा रहा था, लेकिन what they define national interest that may not be the national interest of the political parties, और अगर एट द लार्जर पार्लियामेंट उसको बेशक इंडोर्स करे या ना करे, लेकिन ये चीज़ें तो हैं कि ये चीज़ें होती हैं। सो मुझे ऐसे लगा है कि जो डीजीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारा कुछ हुआ, उसकी ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि इमरान खान पिछले 4-6 माह से जो माहौल बनाया हुआ था, और अभी फिर उन्होंने मोमेंटम इस कत्ल के बाद जो शुरू किया, वो दैट वाज नॉट गुड फॉर द इमेज, रेपुटेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस और एंड पर्टिकुलरली आईएसआई। लेकिन सर साथ-साथ ये भी तो देखने में आया है कि बहुत से लोगों का कहना है कि इमरान खान बहुत जगह सही भी कह रहे हैं कि मुसलसल पॉलिटिक्स में जो है इंटरफेयर करती है एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज। और जैसे डीजीआईएसआई जो आए थे, जिन्हें आप कह रहे हैं कि पिक्चर भी नहीं बनवाते हैं, उनका अंदाज़ भी ऐसा लगा जैसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनफैक्ट रोने वाली उनकी हालत हुई हुई थी। अब ये और बातें, हो सकता है वो बात ही ऐसे करते हों, लेकिन कहा यही जा रहा है कि काफ़ी टेंस है इमरान खान। यहाँ तो गलत नहीं है कि हर चीज़ में फ़ौज जो है वो अपना इंटरफेयर करती है पॉलिटिक्स के अंदर, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमी हो, हर जगह पे। तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये बेचारे तो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर ही नहीं पाते। देखिए मैडम, इमरान खान वज़ीर आज़म कैसे बना? हमें तो ये पता चला था ये बड़ा पॉपुलर है और इसको लोगों ने वोट दिए। वो तो पता चला शुजा पाशा साहब इसके पीछे थे, फिर ज़हीरुल इस्लाम साहब इसके पीछे थे, फिर फैज़ हमीद साहब इसके पीछे थे, और ये आईएसआई का जो डीजी है, ये न्यूट्रल हुआ है। तो सारा तमाशा खुल के सामने आ गया। सो जो इनके साथ खड़ा रहे, जो इनकी हमायत में, आपको याद नहीं है परवेज़ लाई की थोड़ी जी, जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब है, जिनको इमरान खान सबसे बड़ा डाकू कहते थे, परवेज़ लाई ने कियानी साहब को फ़ोन किया बैक इन 2010 कि भाई, और मिले जाके कि आपके जो शुजा पाशा डीजीआईएसआई, वो ये कहता है कि भाई आप काफ लीग छोड़ के पीटीआई ज्वाइन करें। उस वक्त तो आपको आईएसआई बहुत अच्छी लगती थी, और शुजा पाशा के जो डीजीसी थे उस वक्त, वो ज़हीरुल इस्लाम थे, वो लेटर टर्न्ड आउट टू बी द डीजीआईएसआई, और उनके जो डीजीसी थे वो फैज़ हमीद थे, और उनके जो डीजीसी हैं वो अभी क्या नाम है, फैसल नसीर एंड द आईएसआई अभी ये हैं। सो पीटीआई क्यों डीजीसी की बातें इतनी करते हैं? बिकॉज पीटीआई को डीजीसी बड़ा डील करते रहे हैं, पीटीआई को डीजीसी की सपोर्ट रही है हमेशा। आज डीजीसी जो है वो अपने बॉस के कहने पे न्यूट्रल है, और डीजीसी, इस डीजीसी को तो आए हुए 3 माह हो गए हैं, इसकी तो इमरान खान से रौला ही कोई नहीं है। तो ये तो है, इमरान खान ने बस एक बंदा निशाने पे लेके आना है। अगर आप डायरेक्ट नंबर 1 को निशाने पे ले आएंगे तो लोग कहेंगे लो जी एक और बात। अगर नंबर 2 को लेके आएंगे तो इट मीन्स नंबर 1 पे कॉन्टिन्यूसली प्रेशर रहता है। तो ये इमरान खान सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है और कुछ भी नहीं है। देखें, ये सारे के सारे ये गंदे लोग हैं। नवाज शरीफ ने भी गंद मारा है। आजकल जरदारीज भी देखें स्टैब्लिशमेंट के बगल बच्चे बन के बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ लोग भी माजी में ऐसे ही थे, आजकल वो ऐसे हैं। वो इसलिए हो गए हैं कि वो कह रहे हैं साड़ी केसा तो जान छोड़ा। आज डॉन में इंटरव्यू में देख रहा था इमरान खान के, वो कहता है कि अगर 2 ब्रिगेडियर ना बैठे होते तो नवाज शरीफ को सजाएं नहीं होती। ये हमारी स्टैब्लिशमेंट को भी बड़ा शौक है सियासतदानों को सजाएं देने का। हूँ ले लो मजे, चखो मजे। अब ये भी तो चखे ना मजे, कि भाई एक वक्त था आप जो थे वो एक को सजाएं दो, एक को अंदर करो, दूसरे को अंदर करो। ये चीजें कब खुलनी थी? ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने बैक इन द प्रीवियस टेन्योर, फैज हमीद के टेन्योर में, एस्टैब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी को ये कहा कि आप ऐसे करें कि आप अगली बारी इमरान को दें, उसके बाद आपकी बारी है, ठीक है। तो जब पीपल्स पार्टी को उन्होंने कहा, जरदारी को कहा कि अगली बारी आपकी है, नवाज लोगों को हमने नहीं लेके आना, तो उसके बाद हम आपको बारी देंगे, ये फैज हमीद साहब और उनके लोगों ने कहा। उन्होंने फिर जाकर शहबाज शरीफ के आगे शोर डाल दिया, भाई ये तो 10 साल का प्रोजेक्ट आया हुआ है इमरान खान का। तो ये चीजें हैं कि ये अब एस्टैब्लिशमेंट बैक ट्रैक कर गई। देखिए ये कैसा अजीब सियासतदान है इमरान खान, दोगला और बुग़्ज़ भरा, कि ये कह रहे फौज मेरी मदद करे, वो कह रहे फौज पीछे हट जाए। जो कल भी उन्होंने डीआरटी को इंटरव्यू दिया, उसमें क्या उन्होंने कहा, उन्होंने कहा तुम फौज की मदद चाहते हो या फौज को सियासत, तो वो जवाब ही नहीं देते। सो इमरान खान जो है, ये गंदी सियासत इन्होंने की है, बहुत गंदी सियासत की है।
हमें तो रिफॉर्मर लगे, मैं कहा यार बड़ा शरीफ आदमी है, मेहनत करता है, बड़ा पॉपुलर है, ईमानदार है, और पता लगा सारे गंदे हैं, ये इतने गंदे हैं। ये तो देखे ना, इनमें से एक बंदा नहीं पार्लियामेंट में पहुंच सकता, और इतनी औकात नहीं है। देखें, आज अगर 2018 में आप पार्लियामेंट में नहीं पहुंचते तो सो व्हाट यार, 2023 में पहुंच जाना, थोड़े अपने पाँव से पहुंच जाओ यार, थोड़ी सी तो पॉलिटिक्स कर लो। सो ये मुझे तो ऐसे लगता है, दिस इज व्हाट आई बिलीव। सर, अपने पाँव से कौन पहुंचा है आज तक पार्लियामेंट में? हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ही लाई है, और जिस तरह के ट्रेंड इमरान खान ने चलाए, जिस तरह से फौज के खिलाफ नारे लगे और लोगों को करप्शन केसेस का पता चला और कई दूसरी चीजें, साथ साथ एक्सटेंशन भी, क्या दुनिया में कहीं और बार बार एक्सटेंशन होती है आर्मी चीफ की, जो हमारे यहाँ आजकल भी बातचीत चल रही है? आपके ख्याल से ये सब कुछ ठीक है? क्या फौज के किसी आदमी के खिलाफ अगर कोई एफआईआर कटवाना चाहे कि ये एफआईआर रजिस्टर हो, जो कि कह रहे हैं इमरान खान, उसमें क्या हर्ज है? अगर उन्हें शक है तो रजिस्टर होने दें एफआईआर, क्यों डर रही है फौज? देखिए मेरी बात सुने, फौज के खिलाफ अगर आपने एफआईआर करानी तो करा लें। पहली गल है, इन्हें जो पुत्र हो तो और की चाहिए, अगर इतने ही तुम पहलवान हो तो करा लो, ठीक है ना, करानी तो अपने दम पे है ना। और भाई सिस्टम सिस्टम जिस इमरान खान को 6 महीने, देखें ये वही जनरल बाजवा जिसकी 6 महीने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 6 दिन पहले कह रहा था यार आप अनलिमिटेड आर्मी चीफ बन जाओ यार, मुझे वजीर आजम रहने दो। ये तो औकात है, कह रहा है कि अनलिमिटेड आर्मी चीफ बन जाओ जब तक बनना है तो, और मुझे फिर बाद में जो है ना मिनो वजीर आजम रहने दो। तो ये तो सिस्टम है। उस वक्त तो आपको याद नहीं है, इसी इमरान खान साहब ने सिटिंग चीफ जस्टिस, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो चीफ जज हैं, काजी फायजी के खिलाफ रेफरेंस भेज दिया। किसके कहने पे भेजा? एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे भेजा, और किसके कहने पे भेजा? इड्डा है तो ठीक है। अब ये देखें, ये इमरान खान ने जितना गंद डाल दिया ना, ये गंद साफ होना चाहिए। वैसे इमरान खान को इतनी फ्रीडम नहीं होनी चाहिए जितना, क्योंकि इसने आपका सारा निजाम हिला के रख दिया है, और वो समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। सो ये जिस जिस आर्मी चीफ को सजाएं, जिस आर्मी चीफ को भी न्यूट्रल जानवर कहता है, उसे कहता था आर्मी चीफ बन जाओ, और अभी वजीर आला तुम्हारा है, इस्तीफा दे दो यार। कहो मैं छोड़ रहा हूँ पार्लियामेंट, गवर्नर राज लगा दो इस सूबे में। नहीं, मैंने एफआईआर देनी है, मैं छोड़ दूंगा। बनो ना बंदे दे पुत्र, आओ सामने, आओ ना सामने। इमरान खान साहब से एक सवाल है उनसे कि बनो ना, आओ ना, लीडर बनो, आओ। एस्टैब्लिशमेंट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हो तो इस्तीफा दे दो, पंजाब गवर्नमेंट फारिग कर दो। परवेज लाई ने कहा, उसने कहा मैंने एफआईआर नहीं देनी, मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब उसको यह है कि परवेज लाई ने इस्तीफा दे दिया, मेरी गवर्नमेंट चली जाएगी। वो कह रहे नया वजीर आला, परवेज लाई ने कहा, उसने कहा नया वजीर आला ले आओ। उसने कहा मैं वजीर आला नया नहीं ला सकता तुम्हारे 10 वोटों के बगैर, वो तो पीटीआई आ जाएगी, वो तो नून लीग के पास चले जाएगी। सो इतने तो घटिया सियासत है कि हुकूमत भी नहीं छोड़नी, जूतियां भी खानी है और जूतियां मारनी भी है, ऐत गंद है। और कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट गंदी है। भाई छोड़ दो यार, कहो यार मैं मेरी औकात ही कोई नहीं है, मैं एफआईआर नहीं अपने ऊपर अपने दुश्मन के खिलाफ दर्ज करा सकता जिसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, तो छोड़ दो, वजीर आला हुकूमत छोड़ दो, पंजाब की ऑपोजिशन में चले जाओ, इतनी थोड़ी सी तो गैरत दिखाएं। इसी तरह केपी में भी ऐसी गैरत दिखाएं। तो सर, शर्म दिखाने के लिए सिर्फ पॉलिटिशियन रह गए हैं, चाहे वो इमरान खान हो या नवाज शरीफ, वो रिजाइन कर दें और वो पीछे हट जाएं। जो पॉलिटिशियंस ने गन डाली है, जो एस्टेब्लिशमेंट ने गन डाली है, वो कौन साफ करेगा? वो सियासतदान कब शर्म करेंगे? देखे ना, इमरान खान तो प्रोडक्ट ही एस्टेब्लिशमेंट का है, और हर जगह पे उनका इंटरफेयर रहा है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमी हो, हर जगह। तो मतलब गवर्नमेंट तो यही लोग चला रहे, एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट को कहा जाता है पाकिस्तान में कि वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। ये तो सामने कठपुतलियां बैठी हैं, पपेट्स हैं ये सब। तो मैडम एक्चुअल पावर किसके पास है? एक्चुअल पावर जी, एस्टेब्लिशमेंट को कहा जाता है ना। इमरान खान ने भी कहा मैं तो कुछ फैसला कर ही नहीं नहीं पाता था। नहीं, असल पावर किसके पास है? असल आप एस्टेब्लिशमेंट के पास है? जी। नहीं, असल पावर पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट के पास है। लेकिन पार्लियामेंट की पावर एक्सरसाइज करें तो तब है ना भाई। जो पावर जनरेट होती है वो कहां से होती है? वो तो पार्लियामेंट से होती है ना भाई। फौज के बारे कानून साजी कहां पे होती है? पार्लियामेंट में। जुडिशरी के बारे कानून साजी कहां होती है? पार्लियामेंट में। जनरल पब्लिक के बारे कानून साजी कहां होती है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने सारा कुछ करना। पार्लियामेंट में फौज तो नहीं बैठी, वहां तो सियासतदान बैठे हैं ना, तो सियासतदान बैठ के फैसला करें ना भाई।
आप ये सियासतदान फैसला कर लें कि हमने स्टैब्लिशमेंट की मदद से पावर में नहीं आना, भी स्टैब्लिशमेंट ने तो किसी को लेके आना है, ऑलवेज वैक्यूम तो फिल होता है, वैक्यूम किसी ने तो फिल करना है ना। अगर सियासतदान छोड़ देंगे तो वो फिल कर लेंगे। तो ये आपके आके अपनी पोजीशन संभालें। सियासतदान कहें फौज को, भाई आज देखें पाकिस्तान में क्राइसिस है आर्मी चीफ का, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का क्राइसिस है। क्या पाकिस्तान के कानून में कुछ लिखा हुआ है कि आर्मी चीफ कैसे अपॉइंट होना है? कोई सीनियरिटी है, कोई सेनेट की कमेटी है, कोई चीज है जो फैसला करेगी कि आर्मी चीफ कैसे अपॉइंट होना? कोई पता ही नहीं है। वजीर आजम का जैसे दिल करेगा मैं अपॉइंट कर लूंगा। तो जो जस्टिस खोसा ने लास्ट टाइम जनरल बाजवा की 3 इयर्स की एक्सटेंशन हुई थी, तो उस पर उन्होंने कहा कानून साजी करें। ये क्या मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव के मैंने 3 साल की एक्सटेंशन दी, व्हाई गो टू द पार्लियामेंट? तो इमरान खान क्यों नहीं पार्लियामेंट जाता था? उससे पहले पीपल्स पार्टी क्यों नहीं पार्लियामेंट से एक्सटेंशन दिलवाई कियानी साहब को? तो नवाज शरीफ अच्छा था ना जिसने राइल शरीफ को एक्सटेंशन ना दी, जो मांगता था एक्सटेंशन नहीं दी। वो भी मुझे तो यकीन ही नहीं आता था, बाद में यकीन आया यार इस तरह कैसे हो सकता, या मैं बोलूं या वो तेज है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ठीक, लेकिन खैर कहीं ना कहीं पे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को भी किसी को रोकना होगा, वरना ये जिस तरह से यहाँ पे गड़बड़ मच रही है इसमें खाली पॉलिटिशियन जिम्मेदार नहीं है। लेकिन सर फॉरेन पॉलिसी पे अगर हम बात करें थोड़ी, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी क्या समझी जाती है कि अगर कोई गवर्नमेंट आए और वो मुख्तलिफ कंट्रीज से फंड ले आए, इसका मतलब है बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी है। अगर हम भीख मांगने में कामयाब हो गए, ये पाकिस्तान ऐसे कब तक चलता रहेगा? अपनी इकोनॉमी के ऊपर ये कब काम करेंगे या कैसे कर सकते हैं आपके ख्याल से? देखें जी, जब तक आप इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट नहीं ना होंगे, ठीक है, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट तब होंगे जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब होगी जब सारे लोग इकट्ठे बैठेंगे। किसी एक के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मुझे तो ये लगता है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, किसी एक के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये चीज़ है, आप देख लें इसमें, अगर अगर वो सोल्यूशन देते हैं कोई है किसी के पास तो हमें बताए। सो नवाज शरीफ जो अगला वजीर आजम आएगा उसको नहीं मांगने जाना, इमरान खान हो जो भी हो, मांगने जाना है भाई। ये कौन सा कुछ छोड़ के जा रहा है? सो ये चीज़ है, दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो उसमें क्या होना चाहिए सर? कुछ फौज का फंड कम करना चाहिए, खर्चे कम करने चाहिए, इनको जो फैसिलिटीज दी जाती हैं वो कम करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ा सा जो है वो स्टेबल हो जाए। नहीं तो अगर फौज का खर्चा कम करना है तो कर ले, सियासतदानों ने करना है ना, किसने करना है? अगर वो समझते हैं फौज का खर्चा कम, तो पार्लियामेंट से कह लें कि हमने इतना आपको बजट नहीं देना, इतने अगर 6 लाख की स्टैंडिंग आर्मी है 5 लाख कर दें, 4 लाख कर दें। मैं मिसाल दे रहा हूँ, हमारे पास इतने वेपन है, नहीं लेने भाई, प्रोक्योरमेंट नहीं करनी, तो कर ले। ये किसने करने हैं फैसले? ये सियासतदानों ने करने हैं, और सियासतदान तब करेंगे जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। सो वी हैव टू गो बैक टू वो जो प्रॉब्लम है जड़ का, उधर जाना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट की क्या पावर है? एस्टैब्लिशमेंट की पावर प्राइम मिनिस्टर के बगैर क्या है? एस्टैब्लिशमेंट कुछ भी नहीं है। एस्टैब्लिश प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो जाए विद ऑल हिज पॉलिटिकल पार्टीज, तो क्या कर लेगी एस्टैब्लिशमेंट? टेक ओवर कर लेगी? नहीं, अब नहीं कर सकते। तो सर हर कोई कहता है सर, चाहे भारत हो या कोई, इवन फवाद चौधरी ने भी कहा कि अगर यहाँ पे बात किससे करें, इंडिया भी यही कहता है कि पाकिस्तान में किससे बात की जाए, बाजवा साहब से करें कि प्राइम मिनिस्टर से करें? वैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी आखिर में जाना तो उधर ही एस्टेब्लिशमेंट से पूछ के जाना होता है। तो आपके ख्याल से नहीं, किसके आप पास देख पावर लें, है? नहीं आरजू, आप देखें, बाजवा वाज वेरी प्रो फॉर द टॉक्स विद इंडिया। ये तो इमरान खान स्पॉइलर था, क्रिकेट टीम नहीं इमरान खान ने आने दी। प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर मोदी का विजिट भी मैनेज करना चाह रहे थे वो, ठीक है, दे हैड द पावर टू मैनेज सो मेनी थिंग्स, लेकिन इमरान खान ने नहीं करने दिया, बिकॉज इमरान खान वाज अ हॉक। वो कहता था मैं अपनी पॉलिटिकल पावर लूज कर जाऊंगा, नवाज शरीफ लोग ऑलरेडी बड़े वो हैं, और नवाज शरीफ कहता था कि अगर हमें मोदी आके दिखाए यहाँ पे, हम देखते हैं ये इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे ठीक करता है, हमें तो उसने करने नहीं दिए। सो ये इमरान खान और बाजवा अकेले मिलके इंडिया से ताल्लुकात ठीक नहीं करते, दे विल हैव टू कम टू द पार्लियामेंट। सो ये जो चीज है ना, आपको पार्लियामेंट जाना पड़ेगा फॉर एवरीथिंग। पार्लियामेंट जाने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, एक विजन चाहिए, दैट इज द ओनली वे यू हैव टू गो। सो मैं जनरल बाजवा से पहले, और मैंने ये एक बंदे से नहीं सुना, मैंने जनरल बाजवा से खुद भी सुना हुआ है, ठीक है, ट्वाइस
एंड बड़े हाई फोरम पे, ये आज की बात नहीं, 4 साल पहले भी सुना था, रिसेंटली भी सुना था कि उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं इंडिया से टॉक्स हो और हम चाहते हैं इंडिया से बिजनेस हो। दिस इज व्हाट ही सेड। बिकॉज लेकिन इंडिया ने भी स्पेस नहीं दी। मोदी साहब भी आਉਂਦੇ शुरछड़ियां चढ़ियां, वो भी आपको पता, उन्होंने भी सियासत करनी है, उन्होंने भी तो जिंदा रहना है, ठीक है, उन्होंने भी तो पॉलिटिक्स करनी है। उन्होंने भी हालात इस तरह पैदा कर दिए कि इमरान खान बैकफुट पे चला गया। उन्होंने हालात पैदा कर दिए इमरान खान के लिए, इंडिया ने? वो कैसे? जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। अच्छा, अब सर्जिकल स्ट्राइक पे क्या आप ये क्या कहें कि नहीं हमने फिर भी बात करनी है? कौन सा प्राइम मिनिस्टर कर सकता है कि एक मुल्क सर्जिकल स्ट्राइक करे और आप डी एस्केलेशन करने के लिए आप जो है वो उनका कैप्टन भी वापस कर दें, अभिनंदन भी वापस कर दें, और फिर आप कहें हमने बात भी करनी है? तो ये तो नहीं होता। और पाकिस्तान के पास देखें, हर प्राइम मिनिस्टर के पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं होता। ये मोदी के पास पॉलिटिकल कैपिटल था कि वो आ गया था यहाँ पे, उसके पास अभी भी पॉलिटिकल कैपिटल ज्यादा है। इधर किसी पॉलिटिशियन के पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। सो वो इमरान खान वाज अ स्पॉइलर, फिर देन मोदी साहब वाज अ स्पॉइलर, लेकिन मोदी साहब वाज अ स्पॉइलर फॉर हिज पॉलिटिकल कैंपेन एंड ऑल दैट। उसके बाद तो हालात बेहतर हो सकते थे। इसका मतलब है अगर पाकिस्तान की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। देखिए मेरी बात सुने, उन्होंने कहा जी कि आपने वो उरी में या पता नहीं कहाँ पे हमला हुआ, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने डिनाई किया उसको। तो वो तो हमेशा करते हैं। देखिए ये बात ऐसे नहीं होती, वो तो हमेशा करते हैं भाई। क्या एक नॉन स्टेट एक्टर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आजाद कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में मौजूद है कि नहीं है? ऑलरेडी मौजूद है वहां पे। इतनी बड़ी फौज बैठी हुई है, वो किस लिए बैठी हुई है? उन्हीं के लिए बैठी हुई है ना। तो वो अगर एक इंटरनल चीज हुई है, बट दैट डजंट मीन कि आप उसे पाकिस्तान पे हर वक्त डाल दें। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान वहां करवाता नहीं रहा, या पाकिस्तान वहां इंगेज नहीं रहा, या पाकिस्तान ने उन एक्टर्स को फंडिंग या पैसे या माजी में नहीं दिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से मामला खराब थे। इमरान खान साहब शुड हैव टेकन डेयरिंग स्टेप, ठीक है, क्योंकि वी नीडेड पीस। इंडिया तो दुनिया में ओपन अप है, हम नहीं थे ओपन अप, हमें ओपन होना था इंडिया से, लेकिन बस ही मिस द बोट। वही तो, लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी, आप तो खैर सर बड़ा क्लोज रहे हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के, तो एक हिस्सा जो है एस्टेब्लिशमेंट का वो कहता है कि जी इंडिया से हमने टर्म्स बेहतर करने हैं, जो हमारे यहाँ फ्लड इफेक्टीज हैं उनके लिए भी हो रहा था कि ट्रेड ओपन की जाए और सब किया जाए, लेकिन एक हिस्सा हमेशा से जो है वो यही कहता रहा, यानी जो भी पॉलिटिशियन एज अ प्राइम मिनिस्टर आता है वो आते ही इंडिया के खिलाफ बात करता है और बाहर जाते ही तारीफें शुरू कर देता है। तो इसका क्या, इसकी क्या वजह है? ये भी यही कहा जाता है कि जी उनको एक स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है फौज की तरफ से और वही वो पढ़ते हैं। देखें, स्टैब्लिशमेंट जो है ना, द मौजूदा स्टैब्लिशमेंट जो है, ये अभी तो कंट्रोवर्शियल हुई है अपने डोमेस्टिक मामलात में, ठीक है, लेकिन ये मौजूदा स्टैब्लिशमेंट चाहती थी इंडिया से चीज़ें नॉर्मलाइज करना। और आपको कहूँ उसके लिए मिलिट्री सीबीएम्स हुए हैं माजी में। ये 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट था, ये एलओसी के ऊपर देखें कोई फायरिंग नहीं हो रही, कोई बंदिश नहीं इधर उधर से जा रहे। तो द रीजन बिहाइंड इज के एस्टैब्लिशमेंट वांटेड, एंड इतने मुश्किल हालात में भी इंडिया और पाकिस्तान की फौज ने चीजें मैनेज करके रखी हुई हैं। मुश्किल हालात भी है ना, पाकिस्तान में भी इंडिया ने कोई छेड़छाड़ नहीं की। अगर इंडिया में कोई इधर उधर मामला खराब हुए तो पाकिस्तान ने छेड़छाड़ नहीं की। तो दोनों ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फौजों ने इंडिया और पाकिस्तान की प्ले की हुई। तो लेट्स अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट these military CBMs from both sides. लेकिन everything is not done by the military CBMs, ना, you have to include the politicians at the end. बिल्कुल सर, आखिर में गर्दन तो उन्हीं की पतली होती है, तो पॉलिटिशियन नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि जाहिर है हमारी स्टैब्लिशमेंट को, फौज को तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिर में जो कसूरवार है वो पॉलिटिशियन ही निकलता है, उसी को निकलना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।